नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कोव-27 के बारे में बताने वाला हूँ। अभी कोव-27 क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जो कि यूएनओ की एक संस्था बनाई गई है जिसका पूरा नाम है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और जो यूएनओ की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, इसका जो आयोजन किया गया था वो 6 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2022 को किया गया था और मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ था इसका सम्मेलन। और इसमें ये निर्धारण किया गया था कि आगामी जो आने वाला समय है उसमें विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग है और उसके तहत जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यानी आगे इंक्रीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाला था वो मिस्र का विदेश मंत्री समेह शोकरी नामक व्यक्ति ने की थी। क्या नाम था मिस्र का विदेश मंत्री? समेह शोकरी। इसने इसकी अध्यक्षता की थी। और इससे पहले कोव-26 जो हुआ था यानी 2021 में, तो उसका जो अध्यक्ष था वो आलोक शर्मा था। और से समेह शोकरी ने आलोक शर्मा से ये अध्यक्षता प्राप्त की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोव-26 का आयोजन कहाँ हुआ था। जो कोव-26 जो हुआ था आयोजन, ये ग्लासगो शहर में हुआ था। ग्लासगो। अब ये ग्लासगो कहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लासगो जो शहर है वो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। अब स्कॉटलैंड जो है एक छोटा सा देश है जो कि यूके का पार्ट है, यानी यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। और यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, ठीक है ना। और उनमें से एक जो देश है वो कौन सा? स्कॉटलैंड है। और स्कॉटलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ग्लासगो है। और यहाँ पर कोव-26 का आयोजन किया गया था। अब कोव-20 क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यूएनओ का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि अलग अलग शहरों में होता है। और यहाँ कोव-27 की मैं स्पेशली चर्चा कर रहा हूँ। और इसमें जो भाग लाने वाला जो देश हैं उनमें 190 देशों ने भाग लिया है। और लगभग 35,000 प्रशासक इसमें शामिल हुए थे। और 92 राज्यों के प्रमुखों ने भी भाग लिया था। जो छोटे छोटे आइलैंड्स पे बसे हुए देश हैं उनको हम देश न कह करके राज्यों की संख्या में, स्टेट की संख्या में रखेंगे। और इनकी जो संख्या थी वो 92 थी जो इस कोव-27 में हिस्सा लेने वाले थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2016 के बाद अब तक पहली बार ये सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। तो आपसे ये पूछा कि 2016 के बाद पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में कौन से शहर में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, कोव-27 का आयोजन किया गया था। तो आपको आंसर देना शर्म अल शेख शहर है जो कि मिस्र देश में स्थित है। कौन से देश में है? शर्म अल शेख शहर मिस्र देश में है। और इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 190 थी और 92 छोटे स्टेट थे और 35,000 प्रशासकों ने इसमें हिस्सा लिया था। और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ये पहली बार हुआ है 2016 के बाद में। और जो नेक्स्ट होगा 2023 में वो दुबई में होगा, यानी कोव-28 का जो आयोजन होगा वो दुबई में होगा। कोव-28 ये कहाँ होगा? दुबई में इसका आयोजन होगा। और इससे पहले जो हुआ था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, प्रीवियस इवेंट हेल्ड इन ग्लासगो 2021, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और पूछी जा सकती है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है करने के लिए जो स्पॉन्सर कौन था? तो कोका कोला है इसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर था। क्लियर हो गया। और अब हम अगली जो चर्चा करेंगे यानी एक छोटा सा युद्धाभास है जो कि अमेरिका, यूएसए और भारत के मध्य हो रहा है। युद्धाभास जो कि भारत और अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो एक अभ्यास कर रही है। कहाँ पर कर रही है? ओली नामक स्थान पर है। तो ये ओली नामक स्थान है, 8 प्रेजेंट में चर्चा में है। और ओली में भारतीय और अमेरिकन सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही है
जिसमें दोनों ओर से 350 जवानों ने भाग लिया है। और ये जो हो रहा है एक पहाड़ी के ऊपर हो रहा है, जो कि समुद्र तल से लगभग 10,000 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये युद्धाभ्यास है कहाँ पर हो रहा है, यानी हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के नाम से इसको जाना गया है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर जो हुआ है किन देशों के बीच में हुआ है, तो आपको आंसर देना है USA तथा भारत के मध्य हुआ है। और इसकी लगभग 10,000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई इसकी? 10,000 मीटर की ऊंचाई है। और इसका जो ऑब्जेक्शन किया है वो चीन ने किया है, यानी आज 29 दिसंबर को उन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया था, 29 नवंबर को, और 30 नवंबर को इस पर प्रसंज्ञान लिया गया है। लेकिन इस युद्ध अभ्यास से चीन को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये युद्धाभ्यास जो किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड का जो एक छोटा सा पहाड़ी एरिया है ओली, वहाँ पर किया जा रहा है, जो कि LOC से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि चीन के जो दूसरे जो देश है, शत्रु देश है, उनसे चीन से बहुत ज़्यादा दूरी है, जबकि भारत की जो सीमा है बहुत नज़दीक है। और इस कारण से चीन थोड़ा सा बौखलाया हुआ लगता है और चीन ने ऑब्जेक्शन जताया है। लेकिन चीन ने दुहाई दी है कि भारत चीन के मध्य जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन है, जबकि उल्लंघन का यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कोई भी जो सीमा है, कोई भी देश है, उसको कोई भी युद्धाभ्यास करने से पहले सूचना देनी पड़ती है UNO के थ्रू, और भारत ने ऐसा किया है। लेकिन वो कब देनी होती है? जब कोई स्थान है जिस पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है वो विवादित है, तो उसकी सूचना देनी होती है, अन्यथा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि उत्तराखंड का जो ओली स्थान है वो कोई विवादित स्थान नहीं है। क्लियर हो गया? और इसकी युद्धाभ्यास है कहाँ पर किया जा रहा है ये पूछा जा सकता है आपसे। उत्तराखंड के ओली नामक स्थान पर किया जा रहा है। क्लियर? अब अगली जो बात हम करेंगे छोटी सी एक रहेगी, कोप का मैंने बता ही दिया है। ATP वर्ल्ड टूर की बात करूँगा मैं। ATP वर्ल्ड टूर जो कि टेनिस से संबंधित है, और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि ATP वर्ल्ड टूर विश्व के 8 नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के केस्पर रूड को फाइनल में हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ATP वर्ल्ड टूर फाइनल में कब्जा किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ATP फाइनल का जो एक हुआ है मैच वो किन के बीच में है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच, या एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है या किस देश से है? तो आपको आंसर देना सर्बिया से है। दूसरा जो हारने वाला कैंडिडेट है कौन है? नॉर्वे के केस्पर रूड को फाइनल में हराया है। किसको हराया है? नॉर्वे के केस्पर रूड को फाइनल में हराया है। क्लियर हो गया? और हम थोड़ी सी एक बात इंग्लैंड की जो फुटबॉल टीम है उसके बारे में भी करूँगा मैं। फीफा विश्व कप 2022 में इंग्लैंड की टीम ने ईरान को परास्त किया और इंग्लैंड की विश्व कप में 6-2 से दूसरी सबसे बड़ी ये जीत थी। और इंग्लैंड की टीम जो है किस नाम से जानी गई? 3 लायंस के नाम से ये जानी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फुटबॉल की इंग्लैंड की टीम को किस नाम से जाना जाता है? 3 लायंस के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि मशहूर है। और इस मुकाबले में जो है ईरान की जो टीम है उसने अपना राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था, क्योंकि ईरान की टीम ने वहाँ की महिलाओं के आंदोलन को समर्थन दिया है इसके माध्यम से। यानी राष्ट्रगान है, उन्होंने गाने से इनकार कर दिया है कि हम ईरान की महिलाओं के साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत।